पिछली कड़ी में हमने जौनपुर तथा खानदेश में मुस्लिम राज्य स्थापित होने की चर्चा की थी। इस कड़ी में हम दिल्ली सल्तनत के काल में बंगाल प्रदेश की राजनीतिक स्थिति पर संक्षेप में विचार करेंगे। बंगाल पर भी भारत के अन्य प्रांतों की तरह अनादिकाल से हिंदू राजाओं का शासन रहा। जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय बंगाल में गंगा हृदयी नामक राजवंश का शासन था। यहाँ के लोग आरंभ से ही स्वातंत्र्य प्रकृति के रहे हैं। इस कारण यह क्षेत्र पाटलिपुत्र के मौर्यों के प्रभाव से मुक्त रहा। 7वीं शताब्दी ईस्वी में शशांक ने बंगाल में गौड़ राज्य की स्थापना की, जिसने कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मन को मारा था, जो कि थानेश्वर के राजा राज्यवर्धन का बहनोई था। जब शशांक ने राज्यवर्धन को भी मार डाला तो हर्षवर्धन थानेश्वर का राजा हुआ और उसने शशांक को मारकर अपने बहनोई ग्रहवर्मन तथा बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या का बदला लिया। चूंकि शशांक का राजवंश हिंदू था, इसलिए उस काल के बौद्ध धर्म से प्रभावित बिहार एवं बंगाल के कुछ राजाओं ने मिलकर शशांक को मार दिया तथा बंगाल में एक नवीन राजवंश की स्थापना की, जो पाल वंश कहलाता था। इस राजवंश के काल में बंगाल में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। पालों के बाद सेन वंश ने दीर्घकाल तक बंगाल पर शासन किया। उस काल में बंगाल की जनसंख्या इतनी अधिक नहीं थी जितनी कि आज है। तब का बंगाल भारत के अत्यधिक समृद्ध प्रदेशों में से एक था। ईस्वी 1205 में इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को जीतकर दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित किया था। यद्यपि वह कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन नहीं था, किंतु उसने स्वयं को कुतुबुद्दीन के प्रति विश्वसनीय बनाए रखा। उसके बाद बंगाल पर फिर कभी हिंदुओं का शासन नहीं हो सका। दिल्ली से अत्यधिक दूर होने के कारण बंगाल के अधिकांश सूबेदारों ने केंद्रीय सत्ता से संबंध विच्छेद करके अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना के प्रयास किए। बंगाल के किसी भी सूबेदार के निर्बल होने की स्थिति में अन्य कोई भी ताकतवर व्यक्ति उसे पदच्युत करके बंगाल की सत्ता हथिया लेता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, बंगाल की यह बड़ी विचित्र प्रथा है कि राज्य वंशागत अधिकार से बहुत कम प्राप्त होता है। बादशाह का अर्थ उसके राज तख्त से समझा जाता है। बंगाल वाले केवल तख्त तथा पद का सम्मान करते हैं। जो कोई भी योद्धा बंगाल के शासक की हत्या करके तख्त हथिया लेता है, वही बंगाल का बादशाह हो जाता है। बंगाल वालों का कथन है कि हम राज तख्त के भक्त हैं। जो कोई राज तख्त पर आरूढ़ होता है, हम उसके आज्ञाकारी बन जाते हैं। इख्तियारुद्दीन खिलजी की मृत्यु के उपरांत बंगाल तथा बिहार ने दिल्ली से संबंध विच्छेद करने का प्रयत्न किया। अली मर्दा खां ने लखनौती में स्वतंत्रता पूर्वक शासन करना आरंभ कर दिया, परंतु स्थानीय खिलजी सरदारों ने अली मर्दा खां को कैद करके कारागार में डाल दिया और उसके स्थान पर मोहम्मद शेख को बंगाल का शासक बना दिया। अली मर्दा खां कुछ ही समय में कारागार से निकल भागा और दिल्ली पहुंच गया। उसने दिल्ली के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक से बंगाल में हस्तक्षेप करने के लिए कहा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंगाल पहुंचकर विद्रोहियों को मार डाला तथा अली मर्दा खां को बंगाल का गवर्नर बना दिया। अली मर्दा खां ने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली और उसे वार्षिक कर देने को तैयार हो गया। अली मर्दा खां ने बंगाल पर बड़ी निर्दयता तथा निरंकुशता से शासन किया और कुतुबुद्दीन ऐबक के मरते ही अलाउद्दीन का विरुद्ध धारण करके पुनः बंगाल का स्वतंत्र सुल्तान बन गया।
दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के समय में हिसामुद्दीन एवाज सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी की उपाधि धारण करके बंगाल में शासन कर रहा था। ईस्वी 1225 में इल्तुतमिश ने बंगाल पर आक्रमण किया। गयासुद्दीन खिलजी ने इल्तुतमिश का आधिपत्य स्वीकार कर लिया और बिहार पर अपने स्वतंत्र अधिकार को त्याग दिया। सुल्तान इल्तुतमिश संतुष्ट होकर दिल्ली लौट गया, किंतु उसके दिल्ली पहुंचते ही गयासुद्दीन खिलजी ने पुनः स्वयं को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और बिहार पर अधिकार कर लिया। इस पर इल्तुतमिश ने ईस्वी 1226 में अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को, जो उन दिनों अवध का गवर्नर था, बंगाल पर आक्रमण करने के लिए भेजा। नासिरुद्दीन महमूद ने लखनौती पर अधिकार स्थापित करके गयासुद्दीन खिलजी को मरवा दिया। इल्तुतमिश ने नासिरुद्दीन महमूद को बंगाल का गवर्नर नियुक्त कर दिया। नासिरुद्दीन ने बंगाल में शांति तथा व्यवस्था स्थापित करने का काफी प्रयास किया, किंतु जब नासिरुद्दीन दिल्ली चला आया तो बंगाल में पुनः अशांति फैल गई। इल्तुतमिश ने ईस्वी 1230 में पुनः बंगाल पर आक्रमण किया और फिर से बंगाल पर अधिकार करके अलाउद्दीन जैनी को वहां का गवर्नर नियुक्त किया। आगे चलकर जब नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली का सुल्तान बना तो उसके पूरे शासनकाल में लखनौती में गड़बड़ी व्याप्त रही। उसके 20 वर्षीय शासन में लखनौती में 8 शासक हुए। नासिरुद्दीन दिल्ली की समस्याओं में उलझे रहने से बंगाल में फिर से अपना शासन स्थापित नहीं कर सका। ईस्वी 1243 में जाजनगर के हिंदू राय ने बंगाल पर आक्रमण कर दिया। उसने बंगाल पर अधिकार करके उसे दिल्ली से स्वतंत्र कर लिया। कुछ समय बाद बंगाल पुनः दिल्ली के अधीन हो गया। जब तुगरिल खां बंगाल का सूबेदार बना तो उसने दिल्ली से संबंध विच्छेद करके अवध पर आक्रमण कर दिया। इस पर जाजनगर के हिंदू राजा ने तुगरिल खां को परास्त कर दिया। तुगरिल खां ने दिल्ली के सुल्तान बलबन से सहायता मांगी। बलबन ने तुगरिल खां पर आक्रमण करके उससे युद्ध का हर्जाना मांगा। तुगरिल खां ने अवध की जागीर युद्ध के हर्जाने के रूप में बलबन को दे दी तथा स्वयं दिल्ली के अधीन हो गया। ईस्वी 1279 में बलबन बीमार पड़ा। इससे प्रेरित होकर तुगरिल खां ने स्वयं को पुनः बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और सुल्तान मुक्सुद्दीन की उपाधि धारण कर ली। मुक्सुद्दीन ने अपने नाम की मुद्राएं चलाईं और अपने नाम से खुतबा भी पढ़वाया। तुगरिल खां मुक्सुद्दीन के इस व्यवहार से सुल्तान बलबन को बड़ी चिंता हुई। उसने तुगरिल खां के विरुद्ध कई बार सेनाएं भेजीं, परंतु सफलता प्राप्त नहीं हुई। अंत में बलबन अपने पुत्र बुगरा खां को साथ लेकर एक विशाल सेना के साथ बंगाल के लिए चल दिया। तुगरिल खां भयभीत होकर अपने कुछ साथियों के साथ जाजनगर के जंगलों में भाग गया। लखनौती पर बलबन का अधिकार स्थापित हो गया। बड़ी खोज के बाद तुगरिल खां पकड़ा गया। उसका सिर काटकर नदी में फेंक दिया गया और स्त्रियों तथा बच्चों को कैद कर लिया गया। सुल्तान बलबन ने तुगरिल खां के साथियों तथा संबंधियों को भी कठोर दंड दिए। लखनौती में पूरे 3 दिन तक लोमहर्षक हत्याकांड चलता रहा। विद्रोहियों का दमन करने के उपरांत बलबन ने बंगाल का शासन प्रबंध अपने पुत्र बुगरा खां को सौंप दिया। उसने शहजादे को चेतावनी दी कि यदि वह दुष्टों के कहने में आकर विद्रोह करेगा तो उसकी भी वही दशा होगी जो तुगरिल खां मुक्सुद्दीन की हुई थी। अगली कड़ी में देखिए, बंगाली सुल्तानों की छत्र छाया में बंगाल में मुस्लिम जनसंख्या का प्रसार हो गया। कृपया इस चैनल को लाइक,
सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।